नमस्कार, मेरा नाम सना है और मैं विश्व मानवाधिकार अनुसंधान परिषद की लीगल एडवाइजर हूँ। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। 3 दिवसीय प्रशिक्षण सत्र, नेतृत्व विकास एवं संवाद कौशल। मुख्य अतिथि श्री राजेश मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार, दूरदर्शन। जैसा कि रेखा जी ने बताया कि आज 3 दिनों की इस ज्ञान यात्रा का अंतिम पड़ाव है। ये पड़ाव हमें एक ऐसे सत्य की ओर ले जाता है जिसे समय समय पर हर युग ने स्वीकारा है। क्योंकि आज का विषय है नेतृत्व विकास और संवाद कौशल। ये विषय आज के समय में बहुत ही प्रासंगिक है। मैं समझता हूँ प्रासंगिक इसलिए क्योंकि हम प्रतिदिन न किसी रूप में नेतृत्व को देखते हैं, सुनते हैं और उससे प्रभावित भी होते हैं। केवल हम नहीं, आने वाली पीढ़ी भी, छोटे छोटे बच्चे भी। नेतृत्व बतला दें केवल सत्ता या पद तक ही, किसी डेजिग्नेशन तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि किसी भी नेता की पहचान, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके प्रभावी डायलॉग से होती है, उसके संवाद से होती है। डायलॉग शब्द मैंने इसलिए कहा कि मैं फिल्म मेकर भी हूँ, तो डायलॉग्स का भी एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो उसके डायलॉग से होती है। देखिए, प्रधानमंत्री की अगर हम बात करें, हम पॉलिटिकली बातों को लेकर नहीं आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवाद इसका एक उदाहरण तो है ही। फिर चाहे मन की बात हो, मन की बात के थ्रू संवाद की बात हो, सार्वजनिक सभाएं हो या डिजिटल माध्यम से ही कोई ना कोई संवाद होता रहा हो, जैसा कि हम देख रहे हैं और आकाशवाणी, रेडियो और टेलीविजन के माध्यम से सुन रहे हैं। ये मजबूत उदाहरण है आज के संदर्भ में खास तौर से। इसमें दो मत नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो नेतृत्व और नेतृत्व कौशल के एक मजबूत स्तंभ तो हैं ही। सब लोग ऐसा समझ रहे हैं, क्योंकि वो निरंतर संवाद को बनाए भी रखते हैं। याद रखिए, नेतृत्व कभी भी किसी पद से नहीं होता, किसी डेजिग्नेशन से नहीं होता, बल्कि व्यक्तित्व और संवाद से ही नेतृत्व की पहचान होती है। बता दें कि संवाद एक ऐसा पुल है, एक ऐसा ब्रिज है, एक ऐसा सेतु है जो मन से मन में और विचारों से विचार ये अभिव्यक्ति को जोड़ता है, जिससे समाज का, एक स्वस्थ समाज का, मैं समझता हूं कि निर्माण होता है। देखिए, एक सच्चा नेतृत्व क्या है? एक सच्चा नेतृत्व केवल बोलता नहीं है साहब। एक सच्चा नेतृत्व सिर्फ बकवास नहीं करता है, मंच से नहीं बोलता है, बल्कि सच्चा नेतृत्व जो है वो सुनता भी है। सुनने की कला बहुत महत्वपूर्ण है। और एक सच्चा नेतृत्व केवल निर्देश नहीं देता, ऑर्डर नहीं देता, बल्कि लोगों को साथ लेकर चलता है। इसलिए तो कहते हैं सबका साथ और सबका विकास। बहुत अच्छा फार्मूला है ये, बहुत अच्छा, ये सबका साथ सबका विकास। देखिए, नेतृत्व केवल, मैं जैसा समझता हूं, कोई नेताओं या किसी ऑफिसर्स, किसी ब्यूरोक्रेट्स, किसी अधिकारी से जुड़ा हो, ये कहीं से जरूरी नहीं है। ये हमारी घर से भी जुड़ा होता है। नेतृत्व करता अपने घर के हम हैं, आप भी अपने घर के नेतृत्व करता है, लेकिन शायद इस पर हम लोग ध्यान नहीं देते कि हम किस तरीके के नेतृत्व करते हैं। घर में हमारी भूमिका क्या है? हम सब अपने अपने घरों में भी नेतृत्व करते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते हैं। कई बार तो हम होता है, ऐसा होता है कि हम घर के बच्चों को डांटते हैं, फटकारते हैं और ऑर्डर भी देते हैं, आदेश भी देते हैं। लेकिन नेतृत्व का मतलब केवल ऑर्डर देना या आदेश देना नहीं है मेरी नजर में, बल्कि उसे सही दिशा देना है। सही दिशा देना होता है, ऐसा मैं समझता हूँ कि अधिकार दिखावे की चीज नहीं होती है। कभी भी अधिकार को आप दिखावे की चीज, समाज के सामने बड़प्पन की चीज नहीं समझिए। ये जो है अधिकार, वो एक विश्वास की चीज होती है। आपका विश्वास यदि हमारे ऊपर है, तब आप उस पर अधिकार भी जमा सकते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि सही दिशा की जब भी बात आती है तो क्या होता है, एक सामने सामने हमारी एक आती है बात, है संवाद कौशल। और संवाद कौशल से ही हमारे जीवन की शुरुआत भी होती है। बता दें कि आपके सम्मानजनक एक शब्द वही काम करते हैं जो कभी कभी कठोर आदेश भी नहीं कर पाते। शायद आप समझ गए होंगे कि अच्छा संवादकर्ता केवल बोलना नहीं जानता, बल्कि सुनना भी जानता है, और जानना भी चाहिए। समझना भी जानता है और जानना भी चाहिए। प्रतिक्रिया भी देना जानता है। सिर्फ बोलना, सुनना ही नहीं काफी है, आप उसकी प्रतिक्रिया कितने शालीन तरीके से देते हैं, ये भी बहुत जरूरी है। देखिए, एक शब्द है कम्युनिकेशन स्किल। जैसा कि मैं कह रहा हूँ, इसे संवाद के बातचीत करने की कला
को आप इसे समझ सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल जीवन जीने की कला भी है और इसकी बुराइयां भी है। आपको बता दें कि शब्दों में पुल बनाने की शक्ति भी होती है और दीवार भी शब्द खड़ा कर सकता है। परिवार के परिवार बट सकते हैं। महाभारत का युद्ध की शुरुआत तो अगर हम शब्द कम्युनिकेशन स्किल से जोड़ें तो मेरे ख्याल से गलत नहीं होगा, फिर चाहे वो दुर्योधन की बात हो या द्रौपदी की बात हो। बहरहाल मैं इस बात में नहीं आना चाहता, इतना ही कहना चाहता हूँ कम्युनिकेशन स्किल जो है जीवन जीने की कला भी है। वो दीवार खड़ी भी कर सकती है, दीवार गिरा भी सकती है। यह केवल इस बात पर निर्भर नहीं करता कि हम क्या बोलते हैं, बल्कि इस बात पर कि हम कैसे बोलते हैं, कब बोलते हैं और किस उद्देश्य से हम बोलते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो मेरे ख्याल से कम्युनिकेशन स्किल की बात हो गई। आज देखिए, आज डिजिटल मीडिया का युग है, सूचनाओं की बाढ़ है, सुनामी है। ऐसे में कम्युनिकेशन स्किल की सबसे पहली और महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है कि हम क्या बोलें, कैसे बोलें, किससे बोलें। आज संवाद का बड़ा हिस्सा जो है वो मोबाइल में है, ईमेल में है, व्हाट्सएप में है, सोशल मीडिया, कई चीज है। बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसा कल मैंने बात किया था, इसमें भी है। संवाद का एक बड़ा हिस्सा इसमें छिपा हुआ है। इसलिए हमें विशेष ध्यान रखना होगा। किसी भी फेसबुक में, किसी भी सोशल मीडिया में, किसी भी चीज को पोस्ट करने से पहले हमें फैक्ट को जांचना बहुत जरूरी है। हम सबों को जांचना जरूरी है। आप कभी मोबाइल के उसमें जिसमें लाइक किया जाता है उसमें खोल कर देखिए किसी की बात को कितनी बरगर और कितनी गलत गलत शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बहुत गलत चीज हो रहा है। तो मेरा तो यही आज के युवाओं से कहना यह है कि किसी भी प्रतिक्रिया को देने से पहले एक बार जरूर सोचें। किसी भी पोस्ट से आप असहमत भी हैं, आपकी बहुत ज्यादा असहमति है, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज उसे अभद्रता में नहीं बदलें। आप लाइक नहीं करें, कमेंट भी नहीं करें, कमेंट भी कर दें कि मुझे पसंद नहीं आया, नॉट इंटरेस्टेड, लेकिन अभद्र शब्द का प्रयोग ना करें। संवाद का एक हिस्सा ये भी होता है। देखिए, एक बात कर तो मान करके ही चलना चाहिए कि तथ्यपरक संवाद जो होता है वो लोकतंत्र की एक मजबूत शक्ति होती है, शालीनता होती है, संस्कार होता है। शिक्षा और शिक्षकों के लिए भी सबसे प्रभावशाली माध्यम जो है, और होना भी चाहिए स्कूलों में, वो संवाद का ही माध्यम है। हम लोगों को तो स्कूल में बेंच पर खड़ा कर दिया जाता था और एक एक पैरा पढ़ने के लिए, चाहे वो फ्रेज हो, चाहे वो पोएट्री हो, शिक्षक बोलते थे अब तुम्हारा नंबर, इसके आगे आप पढ़ो। आप पढ़ो तो आपके बोलने की कला, आप किस तरीके से उसको पढ़ रहे हैं, ये हम लोगों को शिक्षा दी जाती थी। आज स्कूलों में इस चीज की कमी मैं देखता हूँ। इसलिए मैं शिक्षकों के लिए भी एक बात जरूर कहूंगा कि प्रेरणादायक शिक्षक मेरे ख्याल से वही है जो विद्यार्थियों को बोलने का अवसर देता है। बेंच पर खड़ा करके विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए बोलिए। बच्चे फेसबुक पे तो बहुत सारी बातें बोल देते हैं, लेकिन पाठ्यक्रम की पुस्तकों को बोलने के लिए, जैसे हम एंकरिंग करते हैं या आप एंकरिंग करती हैं या आप मंच पर भाषण देती हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको बोलने की कला आनी चाहिए। प्रश्न पूछना सीखना चाहिए, प्रश्न जरूर करना चाहिए, केवल बोलना ही नहीं चाहिए, सुनना भी चाहिए। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें याद रखने की है, वो केवल मैं समझता हूँ याद ही नहीं, हमें गौरवान्वित भी होना चाहिए कि दुनिया में केवल भारत ही एक ऐसा देश है, एक ऐसी कंट्री है जहां संवाद को ज्ञान का सबसे बड़ा माध्यम माना गया है। संवाद नहीं है तो आप गूंगे हैं। संवाद होना चाहिए, चाहे पॉलिटिकली संवाद हो, चाहे नॉन पॉलिटिकली संवाद हो। कई प्रधानमंत्री आए, उन्होंने कभी संवाद ही नहीं किया, मौन रह करके ही शासन चलाया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि विचार थोपे नहीं जाने चाहिए, बल्कि प्रश्न पूछना चाहिए। और जब तक आप प्रश्न नहीं पूछेंगे, तर्क नहीं करेंगे, तब तक किसी चीज का समाधान नहीं मिलेगा। देखिए ना, तर्क, शास्त्रार्थ, ये सारी चीज हमारी संस्कृति में है। शास्त्रार्थ आज भी होते हैं हमारे समाज में। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं बोलता हूँ संवाद का या शास्त्रार्थ का या तर्क का, डिबेट का सबसे बड़ा उदाहरण क्या है, जरा सोचिए।
श्रीमद् भगवत गीता, जिसे हम लोगों ने अब तक याद रखा है। हालांकि है तो बहुत सारी चीजें। महाभारत के समय जब युद्ध हो रहा था, उस युद्ध के फील्ड में अर्जुन जब संशय में पड़ गए, जब चिंता में पड़ गए, तब भगवान कृष्ण उन्हें आदेश नहीं देते हैं, ऑर्डर नहीं देते हैं साहब, बल्कि डायलॉग्स बोलते हैं, संवाद बोलते हैं, उनसे संवाद करते हैं, क्वेश्चंस और आंसर चलता है, उनके प्रश्नों को उत्तर देते हैं, अर्जुन के प्रश्नों को उत्तर देते हैं और उनके शंकाओं को सॉल्व करते हैं, समाधान करते हैं। फिर क्या होता है, सारी चीजें अर्जुन पे छोड़ देते हैं। मुझे जितना था बोल दिया मैंने, जितनी बात समझ में आनी चाहिए आपको आ गई होगी। अब तुम पहचानो कि तुम्हें करना क्या है। उपनिषदों को ही देख लीजिए, वहां गुरु और शिष्य का संबंध भी डायलॉग से ही होता है, उपदेश से ही होता है। सुनने का नहीं था उस समय भी। लोग उस समय भी कई उपनिषदों को देखेंगे तो उसमें भी सुनने का और प्रश्न करने का, उत्तर देने का एक तरीका हुआ करता था। नचिकेता की बात मुझे अभी अचानक याद आ गई। नचिकेता और यमराज की कहानी सब लगभग जानते हैं हमारे सामने, कि बालक नचिकेता ने यमराज से जीवन और मृत्यु के बारे में पूछा था, उसके रहस्य के बारे में पूछा था। यमराज विचलित नहीं हुए थे, कंटिन्यू वो क्वेश्चंस करते गए थे, बल्कि धैर्यपूर्वक यमराज ने नचिकेता के हर प्रश्न का उत्तर दिया था। भारतीय परंपरा में ही ऐसा है। देखिए, किसी भी चीज, कोई भी सवाल पूछने में कभी हिचकिचाइए नहीं। ये आपका असम्मान नहीं है, आपका सम्मान है, बल्कि आपके ज्ञान के प्राप्ति का एक माध्यम है। इसलिए संवाद के साथ प्रश्न जरूर पूछिए। महान विदुषी की बात करें तो गार्गी वाचक नवी हुआ करती थी, बहुत बड़ी मतलब महिला ऋषि हुआ करती थी। उनका भी उदाहरण हमारे सामने में है। प्रसिद्ध ऋषि याज्ञवल्क्य हुआ करते थे। राजा जनक की सभा में ब्रह्मा सृष्टि के रहस्यों का, ब्रह्म ऋषि का एक प्रश्न किया गया था। याज्ञवल्क्य ने भी उसके हर प्रश्न का तर्क और धैर्य के साथ आंसर दिया था। गार्गी ने याज्ञवल्क्य से प्रश्न किया था, मित्रों, ये समस्त संसार किसके आधार पर टिका है? ऐसे कई प्रश्न किए थे। याज्ञवल्क्य ने भी इसका उत्तर कई तरीके से दिया, कई पॉइंट से दिया। फिर गार्गी ने और भी गहरे प्रश्न पूछे और फिर फाइनलाइजेशन जो हुआ वो ब्रह्म सत्य पर आकर टिक गया। ब्रह्म सत्य पर विस्तृत चर्चा हुई। ये संवाद भारतीय दर्शन में तर्क और ज्ञान विमर्श का एक मजबूत उदाहरण है। बहुत ज्यादा जानकारी मुझे इसकी नहीं है, जैसा कि मैंने पढ़ा है और मैंने अपनी किताब में भी इस बात का वर्णन किया है। यह प्रसंग हमें बताता है कि भारत में हजारों वर्ष पहले भी संवाद हुआ करते थे और संवाद के माध्यम से सत्य की खोज होती थी। इसी परंपरा को भगवान बुद्ध ने भी आगे बढ़ाया। उन्होंने अपने विचार लोगों के सामने रखे। उन्होंने विचार कभी थोपा नहीं, उन्होंने विचार रखा। थोपना और रखना दोनों अलग बात है। पहले बात सुनते थे सरल भाषा में, वे उनके प्रश्नों का उत्तर देते थे बुद्ध सरल भाषा में। यही कारण है कि उनका संवाद आज भी पूरी दुनिया में प्रेरणा का स्रोत है। तो हमें समझ में आना चाहिए कि हमारी संस्कृति केवल बोलने तक ही नहीं, बल्कि सुनने, समझने और विचारों के सम्मान की भी संस्कृति है। देखिए, बोलना यदि एक कला है तो इसे स्वीकारिए। बोलना एक कला है तो इसे स्वीकारिए, लेकिन इस बात को मत भूलिए कि बोलना एक सजा भी है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। फिर से कहता हूं, बोलना एक सजा है, बोलना एक कला है तो बोलना एक सजा भी है। देखिए, आप अपनी माँ को क्या कहते हैं? मम्मी जी रोटी ला दीजिए। अपनी माँ को क्या कहते हैं? माँ मैं जा रहा हूं, 2 घंटे के बाद वापस लौट कर आऊंगा। कितना प्यारा शब्द है माँ। लेकिन यदि माँ को आप कहते हैं मेरे पापा की पत्नी, मेरे पापा की बीबी, तो क्या ग्रामेटिकली आप गलत कहते हैं? बिल्कुल नहीं कहते हैं। आपकी माँ आपके पापा की पत्नी है साहब, तकनीकी रूप से तो वो पत्नी है ही, लेकिन क्या है, आपकी भाषा गलत है। इसलिए माँ को माँ ही कहा जाता है। माँ को
पापा की बीवी नहीं कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि आपकी वाणी में ऐसी शक्ति होनी चाहिए कि वो लोगों के हृदय तक पहुंच जाए और हृदय तक पहुंच करके स्पर्श करे, उसको गुनगुना जाए। तो ये है साहब संवाद की बात। संवाद पर तो बहुत सारी बातें हैं। देखिए थोड़ा पीछे चलते हैं, कहां? एंटरटेनमेंट की ओर। अध्यात्म की बात तो हो गई। मैं समझता हूं कि हर डायलॉग संवाद होता है, अगर फिल्मों की हम बात करें तो, लेकिन हर संवाद डायलॉग नहीं हो सकता। संवाद केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं है। एक अच्छा डायलॉग चरित्र की आत्मा होती है। कल्पना कीजिए कि कोई फिल्म है, किसी फिल्म को आपने देखा, ओटीटी पर देखा या पर्दे पर देखा, जिसमें अच्छे कैरेक्टर हैं, अच्छे पात्र हैं, कहानी भी अच्छी है, संगीत भी अच्छे हैं, अच्छा अभिनय भी है, लेकिन कोई डायलॉग नहीं है, कोई संवाद नहीं है। मेरा मानना है कि ऐसी फिल्म कुछ समय तक तो चल सकती है, लेकिन वो यादगार नहीं रह सकती जनाब। इसलिए कहा जाता है हमारे मीडिया में, हमारे फिल्म इंडस्ट्री में, कि यदि अभिनय शरीर है तो संवाद क्या है? उसकी आत्मा है। देखिए एक प्रभावशाली संवाद क्या है? समाज की भाषा का हिस्सा है जो वर्षों तक जीवित रह सकता है। कौन? प्रभावशाली संवाद। कई बार लोग पूरी फिल्म भूल जाते हैं, लेकिन उसका एक डायलॉग जीवन भर याद रखते हैं। आपने भी रखा होगा। आपको याद है मुगले आजम का वो डायलॉग जिसमें अकबर कहते हैं अनारकली को कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा और तुम जिंदा नहीं रह सकती, कुछ ऐसा ही डायलॉग है। तो उसके जवाब में अनारकली कहती है, मृत्यु से मुझे भय नहीं है, यदि प्रेम के लिए जीना अपराध है तो उस प्रेम के लिए मुझे मरना भी स्वीकार है। कितना इंपॉर्टेंट संवाद है ये, कितना इंपॉर्टेंट डायलॉग है, जिसमें प्रेम की शक्ति, जो प्रेम की शक्ति का प्रतीक बन जाता है ना। इसी तरह कई संवाद हैं। मुझे याद आ रहा है कि एक फिल्म थी मेरे ख्याल से दीवार, जिसमें कहा गया है कि मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बंगला है, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास माँ है। आज भी लोगों की जुबान पर है, हम लोगों की जुबान पर। इसी तरह शोले का डायलॉग, कितने कितने आदमी थे, आज भी लोगों की जुबान का एक हिस्सा है, कितने आदमी थे। कई संवाद ऐसे हैं। बाबू मोशाय, जीवन या जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं, ऐसे कई संवाद है। इसलिए मानकर चलना चाहिए कि संवाद केवल मनोरंजन नहीं है मित्रों, समाज का एक आईना भी है, समाज का एक दर्पण भी है। और दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। ये बात दूसरी है कि दर्पण में कभी कभी वो नहीं दिखता जो उसके सामने होता है, दर्पण में कभी कभी वो भी दिखता है जो उसके सामने नहीं होता है। एक बार एक संवाद पूरी फिल्म को अमर बना सकता है और कई पीढ़ियों तक गूंजता है। तो हमें मानकर चलना चाहिए कि आज का युग क्या है? ज्ञान का युग है। आपके पास कितना ज्ञान है यह महत्वपूर्ण है, लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप उसे कितनी स्पष्टता और प्रभाव के साथ दूसरों तक पहुंचाते हैं। अब हम बात करें अगर नेतृत्व के विकास की, जो शिक्षा है, शोध है, किसी की भी बात हो, जर्नलिज्म की बात हो, मीडिया की बात हो, डिजिटल और सोशल मीडिया ही क्यों ना हो, हर जगह संवाद की स्पष्टता जरूरी है। देखिए एक बात बता दें कि आपके संवाद की स्पष्टता यानी क्लियरिटी जो है, तो जितनी सरल होगी अगले के लिए उतनी ही प्रभावी होगी, है ना। ध्यान बांधकर चले। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप डिजिटल माध्यम में मानवीय संवेदनाएं बनाए रखें। क्योंकि हमारी ये सेमिनार की शुरुआत हुई थी डिजिटल से, पत्रकारिता से, इसलिए मैंने कहा है कि डिजिटल माध्यम में मानवीय संवेदनाएं, अच्छी भाषा, अच्छे डायलॉग्स, अच्छे शब्द का इस्तेमाल करें। आज तकनीकी युग देखिए बदल रहा है, कंटिन्यू बदल रहा है। टेक्निकल की दुनिया में हम लोग खो चुके हैं। कई माध्यम बदल गए हैं। हर रोज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो विकसित होता जा रहा है। जो कल था वो कल नहीं रहेगा, इससे भी ज्यादा एडवांस हो जाएगा। ऐसे में महत्वपूर्ण बात यह है कि अच्छे शब्द का इस्तेमाल करें,
क्योंकि अच्छे शब्द क्षण भर के लिए प्रभावित करते हैं, लेकिन अच्छा संवाद जो है जीवन भर आपको याद रह सकता है। एक अच्छा संबंध बन सकता है आपका, जिसके सामने आप अच्छे शब्द का प्रयोग करते हैं। इसलिए मेरा कहना है कि हम सभी को, खासतौर से युवाओं को, आने वाली पीढ़ी को ये संकल्प लेना चाहिए, और संकल्प लें, इस वेबिनार के थ्रू संकल्प लें कि हम एक ऐसे संवादकर्ता बनेंगे जो केवल बोलना नहीं जानते, बल्कि सुनना, समझना और जोड़ना भी जानते हैं। बस और क्या कहा जा सकता है? यही कहा जा सकता है कि एआई के युग में मशीनें तो सूचना दे सकती है, अंत में मैं यही बात कह सकता हूं, लेकिन विश्वास नहीं बना सकती। केवल सूचना दे सकती है, वो हमारे ऊपर विश्वास नहीं बना सकती। वे उत्तर दे सकती है, लेकिन प्रेरणा नहीं दे सकती। यही कारण है कि भविष्य में सबसे अधिक, आने वाले समय में सबसे ज्यादा मूल्य उसी व्यक्ति का होगा जिसके पास उत्कृष्ट संवाद, उत्कृष्ट कौशल और मानवीय नेतृत्व की क्षमता हो। मानवीय नेतृत्व, पॉलिटिकल नेतृत्व नहीं, दादागिरी नहीं, मानवीय नेतृत्व की क्षमता हो। अंत में आगे और भी बहुत सारे बच्चों को सर्टिफिकेट्स देने हैं, बहुत सारी बात करनी है। मेरी ये बात मैं विराम देना चाहता हूँ ये कहते हुए कि नेतृत्व जो है वो किसी पद से नहीं होता, व्यक्ति से जन्म लेता है, और संवाद केवल शब्दों से नहीं होता, संवेदनाओं से जन्म लेता है। और जब नेतृत्व और संवाद एक साथ चलते हैं, तब केवल व्यक्ति नहीं, पूरा का पूरा समाज, पूरा का पूरा राष्ट्र, पूरा का पूरा परिवार आगे बढ़ता है। इसी संदेश के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। शायद सब कुछ आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, इतनी सुंदर जानकारियां देने के लिए। और वास्तव में हम लोग कृतार्थ हो गए हैं आपकी वाणी को सुन करके, क्योंकि आप बौद्धिक विचारों के ही धनी नहीं हैं, दिल से जो बात आप हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, हर इंसान को एक मजबूत व्यक्ति बनाना चाहते हैं। वास्तविकता ये है कि उसके व्यक्तित्व का विकास किस तरीके से धैर्य के साथ हो, समझदारी के साथ हो, सुनने की कला का जब विकास हो जाता है। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल जी, सुनने की कला का जब विकास होता है, कहीं आपने दुर्योधन और द्रौपदी का कम्युनिकेशन स्किल दे करके ये बताने की जो है प्रयास किया है, ये बताना चाहा है कि जहाँ पे जब वो दीवार भी खड़ी कर सकता है और दीवार को गिरा भी सकता है। तो आज के युग में हर व्यक्ति के अंदर जिस चीज की कमी हो गई है वो है धैर्य की कमी। लोग बोलना ज्यादा चाहते हैं, सुनना कम चाहते हैं, और अपनी बात को सर्वोपरि रखना चाहते हैं, चाहे वो किस स्तर पे सही हो, अन्यथा नहीं हो। क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप में संपूर्णता को स्वीकार करता है, और वो ये सोचता है कि जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है, बाकी किसी अन्य का कथन मुझसे कम है या मुझसे ज्यादा उपयोगी नहीं है। तो हर व्यक्ति ये समझाना चाहता है कि आज के युग में हमारी क्या प्रायोरिटीज हैं, क्या हम करना चाहते हैं, क्या हमारे संवाद होने चाहिए। उस पे वैचारिक मतभेद अगर होते हैं तो शायद कहीं ना कहीं कमियां रह जाती हैं, हम समझ नहीं पाते, हम समझा नहीं पाते। और इसी के साथ मैं प्रश्नोत्तर सत्र का प्रारंभ करने का आप लोगों से अनुरोध करती हूँ कि हमारे आगंतुकों के मन में यदि श्री राजेश मिश्रा जी, जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, वो आपके प्रश्नों का उत्तर जरूर देना चाहेंगे। नमस्ते सर, मैं विजय राय दिल्ली से बोल रहा हूँ। आपने सर इतने अच्छे से सारा कुछ समझाया कि बहुत कुछ प्रश्न है नहीं किसी के भी मन में,
मैं बस आपसे एक ये पूछना चाहता हूँ कि लीडरशिप के लिए कोई आप बुक जो है रिकमेंड करना चाहेंगे कि जिसको आदमी पढ़ के उसका मार्गदर्शन ले सके? देखिए, लीडरशिप के लिए तो आप कई बुक्स पढ़ सकते हैं, स्वेट मॉर्टन को पढ़ सकते हैं। कोई एक बुक का अगर हम नाम जानना चाहें जो बेस्ट हो। देखिए, चूंकि आपके सामने ऑथर बैठा हुआ है तो मैं अपनी पब्लिसिटी खुद करूंगा कि हमारी किताब मंगवाएं और जरूर पढ़ें। क्या क्या नाम है सर उसका? आप गूगल में लिखेंगे जागी आंखों के सपने, जी जी जी। तो अमेजोन पर ये बुक आ जाएगी, फ्लिपकार्ट में आ जाएगा। और अगर उसके बाद भी प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे से कांटेक्ट करेंगे, मैं पब्लिशर को बोल के आपके पास भिजवा दूंगा। ये किताब दिल्ली यूनिवर्सिटी में और कई स्कॉलर्स के स्टूडेंट्स के पास चल रही है। ठीक है सर, मैं इसे जरूर मंगाऊंगा सर। और लीडरशिप के लिए एक बात आपको बतलाऊं कि लीडरशिप, अगर आपकी उम्र कितनी होगी, यंग है या आप युवा? 47 है सर। हाँ, तो ठीक है, अभी आप तो समझिए युवा दौर में ही चल रहे हैं। कि अगर आप लीडरशिप को देखना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है आप में लीडरशिप की गुण भी होनी चाहिए, क्योंकि लीडरशिप क्या है? लीडरशिप एक ऐसी क्षमता है जिसमें कोई व्यक्ति दूसरों को प्रेरित करके एक साझा लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है। लीडरशिप सिर्फ आदेश नहीं देता है, दिशा भी देता है, विश्वास भी जगाता है और सबको लेकर के एक साथ आगे चलता है। इस फार्मूले को अगर मान करके चलें तो निश्चित रूप से व्यक्ति अपने जीवन को भी संभाल सकता है और समाज को भी संभाल सकता है। जी, नेक्स्ट कोई है? हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? जी, आ रही है। मैं रंजना दीक्षित एडवोकेट, जी जी नेशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी WHRPC बोल रही हूँ सर। जी जी, कल बात हुई थी आपसे। जी जी, शुक्रिया, ध्यान रहा आपको। एक्चुअली मेरा प्रश्न ये है कि देखिए, हिंदी का तो एक महत्वपूर्ण स्थान है संस्कार और समाज के अच्छे सृजन के लिए, है ना? जी जी पर प्रश्न ये उठता है कि आज के कॉन्वेंट संस्कृति में बच्चे हिंदी से काफी दूर होते जा रहे हैं, यानी अपनी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। हिंदी की बिंदी बनती जा रही है, बिल्कुल ठीक कहा। जी, तो मेरा फोकस सिर्फ इस बात पे है कि अपने बच्चों को, क्योंकि आजकल हिंदी की गिनतियां नहीं आ रही बच्चों को, हाँ 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 हाँ, एकदम बिल्कुल ठीक है कहा। ना? तो आप, जैसा कहा गया है कि ऐसी बाड़ी बोलिए मन का आपा खोए, है ना? तो वो वाली चीजें बच्चों में पैदा करने के लिए किस तरह दिशा में जाना चाहिए सर? सबसे पहले तो मुझे बदलने की जरूरत है, फिर हम बच्चों को बदलेंगे। जी आप को मैं बहुत दूर की बात नहीं कह सकता हूँ, पेरेंट्स को ही सबसे ज्यादा दोषी मानना होगा। मेरी अभी 1.5 साल की भी पोती नहीं है, और जी ड्राई फ्रूट्स का डब्बा जब आती है हमारे यहाँ तो तकरीबन 1 महीने में एक बार आ जाती हैं, यहाँ नहीं रहते हैं। और आने के बाद वो सीधा कोई भी डिब्बी उठाती है मेरे स्टडी रूम से और किसी को भी जाके बोलती है ओपन ओपन ओपन। हाँ, वो ये नहीं बोलती इसे खोल दो। इसी तरीके से कोई जेल का अगर कॉर्क नहीं खुल रहा है, वो दादी की सेवा करने का की इच्छा है तो बोलती है ओपन। तो उसने ओपन सीखा तो कहाँ सीखा? इस तरीके कई अंग्रेजी इंग्लिश वर्ड्स वो बतलाती है, अब बच्चे नहीं बोलते। तो ये आजकल की मॉडर्न संस्कृति है। बच्चे टेलीविजन पर देख रहे हैं, वो इंग्लिश म्यूजिक सुन रहे हैं, इंग्लिश सॉन्ग सुन रहे हैं। वो जमाना चला गया कि नानी तेरी मोरनी को मोर ले गई। जब मैंने उसको वो लगाया तो वो बोलती है रिमोट चेंज चेंज चेंज, वो चिल्लाने लगी कि नहीं, फिर वो इंग्लिश म्यूजिक देखने, इंग्लिश सॉन्ग्स देखती है। तो हिंदी की बिंदी तो हो रही है। कॉन्वेंट कल्चर ने हमारे समाज को बिल्कुल पछाड़ा है, और भारतीय संस्कृति जो होनी चाहिए वो हम नहीं देते। एक दुखद विषय तो जरूर है, और मैं नहीं समझता इसे बहुत आसानी से संभाला जा सकता है। कॉन्वेंट कल्चर समाज से लेकर के संस्था तक मान चुकी है। आप अगर सिर्फ हिंदी बोलते हैं, अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, हिंदी की कलिष्ठ भाषा का प्रयोग करते हैं, तो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आप जॉब नहीं कर सकते हैं। तो इस पर विचार और करना ही चाहिए, और ये चिंतनीय तो है ही मैडम, जहाँ तक मैं, क्योंकि ये इंग्लिशतानी, मतलब ये नहीं, मैं तरक्की की विरोधी नहीं हूँ। मुझे मतलब विकसित समाज और विकसित राष्ट्र, ये सारी चीजें का फेवर हम करते हैं, पर उसके साथ साथ जो हमारी संस्कृति और हमारी वाणी की जो शुद्धता है
उस पे जो उसका विलय हो रहा है, इसको बचाने की जरूरत है, इसलिए मैंने ये प्रश्न पूछा सर। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है और इस पर एक बड़ी परिचर्चा की जरूरत है कि आज के बच्चों का भविष्य किधर जा रहा है। सिर्फ अंग्रेजी और हिंदी की ही बात नहीं है, जो हम लोगों ने देखा है। आप एनजीओ के लिए काम कर रही हैं, जैसा कल आपने बतलाया था कि आप एक जी समाज जी, मैं हाँ, चाइल्ड वेलफेयर ऑफ वुमेन के लिए काम करती हूँ सर। तो देखिए, युवाओं बच्चों को जो है उसका नेतृत्व को विकसित करने की बहुत ज्यादा जरूरत है और इस पर सरकार और स्वयंसेवी संस्थाओं को भी काम करना चाहिए। कैसे? जिम्मेदारी दे करके, उसे अवसर दे करके, सही मार्गदर्शन दे करके। इसके साथ साथ वाद है, विवाद है, समूह चर्चा है, भाषण है, प्रस्तुति है, अच्छे लेखकों की कहानियां सुनानी है, उनको महादेवी वर्मा के बारे में बतलाना है, उनको अच्छी भाषा बतलानी है, तो शायद बच्चों के मन में आ जाए कि हाँ साहब, ये हमारा पुराना मूल धरा है। मैं समझता हूँ कि इस पर भी चर्चा होनी ही चाहिए। जी ठीक है। थैंक यू सर। हेलो। हेलो, नमस्कार सर। जी नमस्ते। सर, मैं उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से बोल रहा हूँ। जी सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सर, जो आज के दौर में जो लीडरशिप है यूथ के लिए या कोई भी जो रूरल एरिया के हैं, अगर उनका फाइनेंशियल इश्यूज उतनी अच्छी नहीं है तो उनके लिए क्या सजेशन है सर? फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं है तो क्या वो लीडर नहीं बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। उनकी अगर स्पष्ट दृष्टि है, उनका अगर प्रभावी संवाद है, तो डेफिनेटली वो अच्छे लीडर बन सकते हैं। अगर वो असफल भी हैं, गरीब भी हैं, पैसे भी नहीं हैं, और उनकी अगर स्पष्ट दृष्टि है समाज की नजर में और प्रभावी संवाद से लोगों को वो बांध लेते हैं, तो एक अच्छे लीडर कहे जा सकते हैं, बन सकते हैं। जी, थैंक यू सर। जी यदि कोई और भी हैं प्रश्न के लिए तो प्लीज वो आमंत्रित हैं। कृपया मंच पर अपने प्रश्नों को, अपनी जिज्ञासा को जरूर साझा कीजिए। जी हमारे पास एक क्वेश्चन और है, मैं कर सकता हूँ सर? हाँ। प्रश्न था, एक प्रभावी नेता के 3 प्रमुख गुण कौन से होने चाहिए? उनमें गुण कौन से होने चाहिए? 3 गुण, ऐसे आपका मार्गदर्शन चाहिए इसमें, ऐसे 3 कौन से गुण हैं? देखिए, एक प्रभावी नेता का नेतृत्व जो है वो किसी पद से तो नहीं होता है मित्र, वो व्यक्ति से जन्म लेता है। और व्यक्तित्व की सबसे प्रभावशाली पहचान जो होती है उसकी संवाद होती है। बिना सुने उत्तर देना ये संवाद नहीं कहलाता है, ये नेगेटिव्स होते हैं। आजकल के नेता जो बोलते हैं, भाषण एक तरफा देने लगते हैं, जबकि संवाद हमेशा दो तरफा होता है। सामने वाले व्यक्ति को सुनना आज के नेताओं को कहाँ पसंद है, उचित समय देना कहाँ पसंद है, ये सारी उनकी नेगेटिव पॉइंट मुझे सामने नजर लेकर के आते हैं। तो यही है। और नेताओं के बारे में अब वो बात भी नहीं रही कि नेता गांधी के वक्त के थे। गांधी जी सुना करते थे, समझते थे, कम से कम बात बोलते थे और पूरी की पूरी दुनिया उनके पीछे चल जाती थी। आज ऐसे कहाँ नेता हैं जो उनके पीछे चले? नेता में आज क्रोध है, आप कुछ बात बोल देंगे तो मामला खराब हो जाएगा। ये सारी चीजें हैं। प्रभावशाली संवाद नेताओं के साथ होना बहुत ज्यादा जरूरी है, मैं यही समझता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि नेताओं को भावुक होना चाहिए। अनुशासनात्मक से ज्यादा जरूरी है कि उन्हें भावुक होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए और अपना निर्णय विवेकपूर्ण लेना चाहिए। ये नेता के अच्छे गुण हैं। बुरे गुण तो आप चाहे जितना भी गिना दें, जो बोलना भी नहीं चाहिए ऑनलाइन। और फिर किसी एक जमाने में मैंने एक कविता पढ़ी थी, तो जनाब कोई डिप्टी होम मिनिस्टर थे कांग्रेस के समय में, वो तेग बहादुर हॉस्पिटल्स में उठ करके चले गए थे। ये 1991 की बात है। किसी हरिजन बालिका पर मैंने एक कविता पढ़ी थी, तो किसी बड़े नेता को, होम मिनिस्टर थे वो, मैं बतलाऊँ, रामलाल लाही जी नाम था उनका, वो उठ कर चले गए थे। बड़ा विवाद हुआ था, सुरेंद्र शर्मा भी वहाँ बैठे हुए थे। तो सीधे तौर पर
कटाक्ष करना मुझे नहीं लगता है कि अच्छा है। बॉस आदेश दे सकता है, नेता को आदेश नहीं देना चाहिए। नेता को निर्णय करना चाहिए और जनता के साथ चलना चाहिए। ये नेता की गुण है संदीप जी। जी, सत्र को आगे बढ़ाते हुए यदि कोई और हमारे सहयोगी या हमारे साथी अतिथि प्रश्न करना चाहें। राजेश जी, पिछले 3 दिवसीय सत्र में जो अतिथि हमारे साथ 3 दिनों से लगातार जुड़े रहे हैं जी, और हमारे सत्रों को बहुत ध्यानपूर्वक सुनते रहे हैं, मैं जी, चाहूंगी और आपसे अनुरोध करूंगी कि आप उनके नामों की घोषणा जी, हमारे समक्ष इस मंच से करें जी, और उन सभी अतिथियों को एक प्रोत्साहन मिलेगा आपके जी, द्वारा किए गए नामों की घोषणा के साथ। जी। तो आमंत्रित करती हूँ मैं आपको, हमारे मुख्य अतिथि, हमारे सम्मानित गेस्ट श्री राजेश मिश्रा जी। हमारे पास जो चुने हुए पार्टिसिपेंट्स के जो नाम आए हैं, सबसे जी। पहले मैं नाम बोलूंगा नवीन मगभीले जी, नवीन मगभीले। दूसरा है शिल्पा जैन। नेक्स्ट एकता मिश्रा। नेक्स्ट रश्मि बाला। पांचवा खुद आप हैं, रेखा चौरसिया जी। रामा अग्नोत्री जी हैं। धर्मेंद्र कुमार जोशी जी। खैत्या केडिया। अशोक सिंह राजपूत जी। हरीश कुमार केडिया। चंद्र प्रकाश कुशवाहा जी और विकास पराशर। खुशी अर्चना सिंह। दिव्या शंकर बाला बी पंचोल। अभिजीत सेजवाल जी। रेखा अग्रवाल जी। हरीश भगवान अश्वनी जी। पी रमेश बाबू। डॉक्टर एम वनमाई कोनेक और विजय कुमार राय। आगे मैं नाम ले रहा हूं परवेश कुमार धारिया जी। अलका बानो। सुनीता शर्मा। गणपत सिंह भदौरिया जी। शेख जिलानी जी। जितेंद्र यादव जी। विवेक कुमार नामदेव जी। गोपाल सिंह असोलिया। मेहता उर्मिला बेन जी। शिवात्री राजापति जी। सिद्धापा हद गली जी। श्याम सुंदर जी और कुछ नाम और भी हैं। दीपमाला जेनवाल जी। राघवेंद्र सिंह रजावट जी और संजय ललिता जेदिया जी और दो एक नाम और भी हैं, रंजना दीक्षित जी और शहबाज खान जी। आप सबको बहुत बहुत बधाई, आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया। चलते चलते मैं एक महत्वपूर्ण बात बोलूंगा कि समय का सम्मान करना सीखिए और समय का सम्मान ही दूसरों के नेतृत्व का एक बहुत बड़ा औजार होता है। ये समय का सम्मान अपने घर में कीजिए, वेबिनार में कीजिए, अपने ऑफिस में कीजिए। अगर कुछ काम नहीं है तो अपने घर की सफाई कीजिए, गंदगी की सफाई कीजिए। अंत के बहुत बहुत सुंदर राजेश जी, आपने तो मतलब क्या ही बोले कि छोटी छोटी नैतिक और चारित्रिक विकास की भी कुछ ऐसी बातें लोगों को साझा की हैं। समय के मूल्य को तो सभी को समझना पड़ेगा और समझना चाहिए और अपने आने वाली पीढ़ी को भी उस चीज को हस्तांतरित करते रहना चाहिए। मैं उन सभी प्रतिभागियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि उन्होंने इन तीन दिवसीय सत्र को अटेंड किया और उनके प्रमाण पत्र उन्हें प्राप्त हो जाएंगे। मैं अनुरोध करती हूँ हमारे ऑनरेबल गेस्ट को
गेस्ट ऑफ ऑनर जो हैं हमारे, उनको लेटर ऑफ एप्रिसिएशन हमारे मंच किया जाए। इस मंच के बारे में आप सभी बेहतर जानते हैं कि ये विश्व मानवाधिकार अनुसंधान परिषद है, जो 5 वर्षों से निरंतर मानवाधिकारों के संरक्षण एवं कानूनी सहायता के क्षेत्र में कार्यरत है। विश्व स्तरीय संगठन है। इसके द्वारा ये जो ट्रेनिंग सेशन आयोजित किया गया है। सर सादर नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। मैं रंजना पुनः आपके समक्ष। जी। जो आपने सिखाया, समझाया, वाणी की शुद्धता और नेतृत्व, ये सारी चीजें सारगर्भित बहुत रही। इसके लिए आपको बहुत 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 हृदय तल से धन्यवाद सर। बहुत अच्छा। आप विश्वास बढ़ाइए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप विश्वास बढ़ाइए, मुस्कुराइए, क्योंकि मुस्कान जो है दूरी कम करती है, संस्था को आगे बढ़ाती है। तो सब मिल करके मैं आपके साथ हूँ। स्वस्थ रहा तो जरूर आगे भी रहूंगा। थैंक यू सर। सर मैं अहमद रजा। जी अहमद। बहुत अच्छा लगा लास्ट 3 दिन से जो, जी सर बहुत अच्छा लगा आप 3 दिन से जो गाइडेंस दिए, जो अपने जीवन में इसको यूजफुल लाने के लिए, बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे सुनकर। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चीज को मैं अपने लाइफ में यूटिलाइज करूंगा अच्छे से अच्छे, और इससे हमको एक नया मार्गदर्शन मिलेगा। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत थैंक यू। और जी जी मैं इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ सर। थैंक यू सर। मैं प्रवेश कुमार डहरिया, छिंदवाड़ा एमपी से। आपने जो सर गोल्डन टाइम दिए, आपने जो गोल्डन टाइम दिया सर, 3 दिन हम लोगों को बहुत इतने अच्छे से आपने समझाया और इजीली, मतलब ऐसा हमको ये नहीं लगा कि कहीं ऐसा क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछना पड़े। मतलब ऐसा कि जैसे कल की बात थी कि ये एआई के उसमें कि आप उसका उपयोग करिए, जैसे हम कहीं सफर में जाएं तो बस में बैठ के चले गए, बस से कोई संबंध नहीं रहा, हम अपना काम करके फिर वापस हो जाए। मतलब ऐसा कि आप एकदम इजीली आपने जितना एकदम सरल भाषा जो होती है, जैसे माँ बेटे के बीच जो होता है एकदम संबंध कि डांट भी दिए और गोदी मतलब गले से लगा लिए, ऐसा एकदम क्लोज ही अनुभव हुआ सर, एकदम क्लोज। जी सर बहुत बहुत आभार आपका। थैंक यू। बहुत शुभकामनाएं हैं। मैं आपको मतलब आशीर्वाद देता हूं, आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने पार्टिसिपेट किया। उठिए, जागिए और तब तक मत रुकिए जब तक आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। फिर मिलेंगे आपसे। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। हेलो नमस्कार सर। जी नमस्कार। मैं गणपत सिंह भदौरिया ग्वालियर से हूँ। जी जी। विदेश एडवाइजर। जी। आपके द्वारा 3 दिन में बहुत जानकारी सीखने मिली। नेतृत्व विकास, लीडरशिप, एआई के बारे में और खोजी पत्रकारिता के बारे में भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी गई, इसके लिए आपका आभार व्यक्त करते हैं। जी बहुत अच्छा। धन्यवाद। आप आगे बढ़ें, मेरी ये शुभकामनाएं। धन्यवाद। सादा नमस्कार सर। नमस्ते सर। मैं इंदौर से सावित्री प्रजापति एडवोकेट और इसमें एक्टिव मेंबर में हूँ मैं सर। और जी हाँ, और सर एनजीओ में भी जुड़ी हूँ। जी जी सर। ये 3 दिन का जो 3 दिवसीय वेबिनार था, उससे सर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। इसके लिए मैं आपका कोटि कोटि आत्मीय आभार प्रकट करती हूँ सर। धन्यवाद आपका। Sir, I am Dr. S. Chauhan from Gwalior. I am advocate here. जी। आपके 3 दिन से के उद्बोधन से हम सभी लोग बहुत लाभान्वित हैं। आपने जो है बहुत सारी जानकारी हमको दी है, जिसको हम लोग नहीं प्राप्त थी। एआई के बारे में या पत्रकारिता के बारे में, जिसमें कि जो है विशेष रूप से कि पत्रकारिता किस तरह की होनी चाहिए, इंक्लाइन नहीं होनी चाहिए, पत्रकारिता एक बिजनेस नहीं होनी चाहिए, उस तरह से आपने जो इसको एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। हम सब आपको जो है इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। वेरी वेरी थैंक्स। हम आशा करेंगे कि आप और भी पढ़ें, आपके पास ज्ञान अच्छा है, आपने अच्छा सवाल किया था और
पढ़ने के बाद आप ढूंढें कि आपने क्या पढ़ा है, और वो पढ़ने की जिज्ञासा आपके मन में कैसी हुई, चाहे किसी भी चीज को आपकी नहीं पड़े। धन्यवाद। सर नमस्कार। नमस्कार। सर मैं एचआर डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, विवा फूड कंपनी में, जो कि मोनीज और सॉसेज बनाती है सर। अच्छा सर, मैंने आपका नाम सुना था। राजेश सर बात कर रहे हैं? जी 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 सर, मैंने आपका नाम सुना था, और इतने प्रभुत्व संपन्न आज आपसे रूबरू बातें हो रही है, जिनको विश्व भर से करोड़ों लोग सुनते हैं। उसके लिए आपको बहुत तहे दिल से धन्यवाद, और हमारी WHR की जो टीम है उसको भी बहुत धन्यवाद, जो कि आपसे जुड़ने का हमें मौका दिया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जी सर, आपको तहे दिल से स्वागत है सर, और धन्यवाद। आप इसी तरह हम पे जब भी चाहें कृपा बनाए रखें। किसी भी तरीके की कोई पठन पाठन से संबंधित कोई बात हो तो जरूर आप याद करें। यही सफलता हमारी है, यही संस्कृति हमारी है, यही नेतृत्व हमारी है। सर जी चूंकि मैंने तो धन्यवाद दे दिया था, लेकिन फिर भी एक बात रह गई थी। मैम अच्छा सर, ये ज्यादा दूर नहीं है, आपके आसपास वाले ही है। नोएडा में ही ये हूँ। नोएडा में ही है। और बड़ी तमन्ना है, मतलब आकाशवाणी मेरा पैशन रहा है। जी हमने कहा जी कहते हैं ना, सतसैया के दोहरे सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, और देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। क्या बात है। और साथ ही साथ आपने जो गागर में सागर भरा है सर, ये सारी चीजें तो ताउम्र याद रहेंगी। बिल्कुल। आपको बहुत बहुत थैंक यू सर। धन्यवाद आपका भी। बिल्कुल। लेकिन समाप्ति से पहले मैं यहाँ पे जितने अतिथि हैं उन्हें पुनः याद दिलाना चाहूंगी कि जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे सम्मानित अतिथि महोदय श्री राजेश मिश्रा जी देश के प्रतिष्ठित और वरिष्ठ पत्रकार होने के साथ साथ जो अपनी विशिष्ट पहचान रखते हैं, उनकी फिल्मों को आप घर जाके, और घर पर तो आप हैं ही, मगर देखिएगा जरूर, क्योंकि उनकी जो चर्चित फिल्में हैं उनको नोट डाउन कर लीजिए। मैं नाम पढ़ रही हूँ पुनः से: नई राह, एक जीवन, खोज खबर, मैन ऑफ इवोल्यूशन की, जिसमें बहुत ज्यादा व्यापक सराहना प्राप्त हुई है। और लेखक के रूप में जो इनकी प्रमुख कृतियां हैं, अभी आपने हमारे बीच में एक अतिथि थे जिन्होंने पूछा था कि सर हम आपकी किताबें पढ़ना चाहते हैं, तो उनको भी ये जानकारी देना चाहूंगी कि उनकी प्रमुख कृतियों में जनता के राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को आप जरूर पढ़िए। वास्तव में मतलब लेखक ने अपने पूरे उद्गार मनोविचार इस पुस्तक में दिए हैं, तो मैं चाहूंगी कि यहाँ उपस्थित हर व्यक्ति इनकी किताबों को जरूर पढ़े और इनकी फिल्मों को जरूर देखें। दूसरी पुस्तक है निश्चित रूप से मैम आपकी बात मानी जाएगी, और इन सर का अनुसरण करना तो सौभाग्य की बात है हम लोगों के लिए। रंजना जी, हम दोनों ही तुला राशि से संबंधित हैं, तो हम दोनों ही चाहते हैं कि बस किसी तरीके से हमें राजेश जी का मार्गदर्शन मिल जाए। मैं भी इस श्रेणी में आपके पीछे पीछे हूँ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में जानकारी कीजिए। कोविड-19 सदी की त्रासदी है। सुशीला वर्मा की कहानियां, आत्मकथात्मक पुस्तक जागी आंखों के सपने, ये विशेष रूप से आप लोग राजेश जी से अनुरोध कीजिए कि वो ये किताबें हम सभी दर्शकों तक पहुंचाएं। और आज के भी इस सत्र को हम सेलिब्रेशन की तरह ले रहे हैं, उसका एक उत्सव आज समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। मैं आभार व्यक्त करती हूँ श्री राजेश मिश्रा जी का कि जिन्होंने अपने अमूल्य समय से हमारा मार्गदर्शन किया, हमारे विचारों को और ज्यादा प्रगतिशील बनाने का पूरा प्रयास आपकी ओर से किया गया है। राजेश जी ने अपना जो अमूल्य समय, अपनी जो अमूल्य वाणी हम सब के बीच बिखेरी है। निश्चित रूप से हम सब आगे की ओर बहुत धैर्यपूर्वक सोचकर, समझकर, विचार से, विवेकशीलता का प्रयोग करते हुए अपने अपने जीवन में जरूर उतारेंगे। इस वीडियो को अपना दायित्व समझते हुए कम से कम 3 लोगों को अवश्य शेयर करें ताकि उन्हें अपने अधिकारों की जानकारी मिल सके। ये वीडियो विश्व मानवाधिकार अनुसंधान परिषद द्वारा बनाया गया है एवं इसके सभी अधिकार हमारे पास सुरक्षित हैं। ये वीडियो विश्व मानवाधिकार अनुसंधान परिषद की वेबसाइट www.whrrc.org पर भी उपलब्ध है। मानवाधिकार संरक्षण, जांच, अनुसंधान
प्रशिक्षण, परामर्श, कानूनी सहायता, सहयोग के लिए आज ही हमसे जुड़ें।